I hope I am audible to all of you. Can you please confirm? कोई भी मुझे अनम्यूट करके एक बता दे कि आवाज आ रही। वालेकुम सलाम मैम, आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा एजेंडा ये कि हमें क्रिमिनोलॉजी का ओरिएंटेशन सेशन देखना है कि हम मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, और अगर मैं ये कोर्स पढ़ाती हूँ तो मैंने इसको कैसे लेकर चलना है। एंड सेकेंडली मैं आई थॉट कि मेरे पंजाबी में अच्छे मार्क्स हैं, 82 थे। तो आई थॉट कि अगर किसी को इससे भी फायदा होता हो तो मैं इसी में उसी को मर्ज कर दूँ। अगर कोई क्रिमिनोलॉजी के लिए ज्वाइन करता है तो मैं तो पंजाबी में भी नोट्स कर दूंगी। अलावा जो मैंने टेक्निक्स अपनी प्रेजेंटेशन में अप्लाई की थी वो भी बता दूंगी। सो ये सारी चीजें भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी क्रिमिनोलॉजी के सेशन के अंदर। सो रिगार्डिंग माई सेल्फ, मैं अपना तो बताना भूल गई। आई एम समीर जफर फ्रॉम 50 पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, and I scored 72 in criminology. It was my first attempt for starting CS preparation. Also, I served as a college teacher in Turning Government Graduate College. So, I'm a teacher before preparing for CSS as well as serving it as a civil servant. So, सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन होता है कि am I audible now? यस मैम। ओके, तो हम बात कर रहे थे क्रिमिनोलॉजी। मैम आपके पास नेटवर्क का इशू होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल? यस, अभी ठीक है। ओके, सो फर्स्ट रीजन क्रिमिनोलॉजी को आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए वो ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड है। A student from any background can opt for it. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने फिजिक्स पढ़ी हो, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, आपने लॉ के स्टूडेंट हो, आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का हो। जरूरी नहीं है, आपने कोई भी आपका बैकग्राउंड है, आप इसको इजीली ऑप्ट कर सकते हो और इसको अंडरस्टैंड करके पढ़ सकते हो। इजी है सबके लिए। दूसरा, मैंने बताया कि स्कोरिंग पोटेंशियल इसका हाई है। थर्डली ये कि इसका जो सिलेबस है वो शॉर्ट है, बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है। आप इसको इजीली 10 to 15 डेज में इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका ये क्यों इजी समझ आ जाती है, इसकी रीजन ये है कि जो कंटेंट है ना इसका वो प्रैक्टिकल है, वो इंटरेस्टिंग भी है। वो ऐसे कि क्राइम जो है वो हमारी सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं वहां पर डेली बेसिस में हो रहे होते हैं। फिर उन क्राइम्स की रीजंस कैसे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो फाइंड करती हैं, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर उसको कैसे क्रिमिनल्स को जो है वो पकड़ती हैं, फिर उनका क्या ट्रायल चलता है, फिर वो कैसे उनको विक्टिमाइज किया जाता है, या क्या चल रहा है सोसाइटी में इस क्राइम के हवाले से किसी भी तरह का। सिविल जो चीजें चल रही हैं वो कैसे चल रही है, क्रिमिनल कैसे चल रही हैं, ये लॉज कैसे अप्लाई हो रहे हैं, सारी चीजें हमारी डेली रूटीन में हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें नजर आती हैं। दैट्स व्हाई क्रिमिनोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके अलावा आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो स्ट्रांग होती है, इम्प्रूव होती है। रीजन बीइंग के इसमें कुछ थेरीज हैं जो आपने पढ़नी है। उन थेरीज को अगर आपको समझना आ गया और उनको अप्लाई करना आ गया, देन यू आर एबल टू स्कोर हाई इन क्रिमिनोलॉजी। वो कैसे? जैसा कि एक थेरी है, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेबलिंग थेरी। लेबलिंग थेरी नाम से क्या पता चल रहा है? लेबल कर देना किसी को। और क्योंकि हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि किसी ने कोई छोटा मोटा क्राइम कर लिया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर ली, हमने क्या किया, हमने उसके साथ लेबल कर लिया कि ये तो थीफ है। तो अब वो लेबल जो है वो या तो वो
मोस्टली क्या होगा, वो नेगेटिव उसको लेगा, लेकिन आस्ते आस्ते क्या होगा, वो उस टाइटल को ऑब्जॉर्व कर जाएगा वो पर्सन, और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए वो थीफ ही बन के रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इस थेरीज को जब अप्लाई करना सीख लिया, तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल थिंकिंग, जो कि हमारी इम्प्रूव हुई। सो ये रीजंस हैं कुछ जिनकी वजह से आपको क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने भी किया था। फिर हम देखते हैं कि इसका कुछ पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है। जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो ये 100 मार्क्स का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस में, जो कि मोस्टली कैंडिडेट्स ऑप्ट करते हैं। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, और हर सेक्शन 25 मार्क्स का उसमें से पेपर आता है। 5 मार्क्स तो एमसीक्यूज कह लें, 20 मार्क्स का जो है वो आपने 2 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास चॉइस होती है। 2 क्वेश्चंस में से आपने एक करना होता है, जैसा कि सेक्शन 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू सॉल्व 1 क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस। तो पहले सेक्शन में देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन है, क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल्स कौन होते हैं। फिर उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, ये क्या है, जिसमें थेरीज हैं, जैसे मैंने अभी लेबलिंग थ्योरी का नाम लिया था, स्ट्रेन थ्योरी है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है। ये नाम आपको लग रहे होंगे शायद कुछ नहीं समझ आ रहे, लेकिन बहुत इजी है। जस्ट जब हम इनको अप्लाई करना सीख जाते हैं अपने सराउंडिंग्स में, कोई भी क्राइम हो तो आपको अल्टीमेटली एट दी बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू अप्लाई दोज थेरीज इन योर सराउंडिंग्स, कि अच्छा ये क्राइम हुआ, ये थेरी थी, ये रीजन थी, और इस वजह से हुआ। तो इस तरह से जब आप सीख जाते हैं, तो फिर क्रिमिनोलॉजी को जाकर बस अच्छा प्रेजेंट करना आ जाए तो मार्क्स आ जाते हैं। सेक्शन 2 देखें तो इसमें जुवेनाइल डिलीक्वेंसी है। ये क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। नाम बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट इज वेरी इजी। जो क्राइम बच्चे कमिट करते हैं, तो बिलो 18 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल डिलीक्वेंसी। फिर उसका एक जस्टिस सिस्टम होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर उसको हमने सजा देनी है या रिफॉर्म करना है तो कैसे करना है। ये सारी स्टडी चैप्टर यानी सेक्शन 2 में होती है, चैप्टर 2 में होती है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने एक करना होता है। सो थर्ड सेक्शन में देखें तो इसमें क्या है, जब क्राइम होता है तो उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर ही पता पता चलता है कि क्राइम क्यों हुआ था और किसने किया था। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इस सिलेबस में है, डिटेल लिखी हुई है, नाम उनके कि कौन कौन सी हमने पढ़नी है। उसके बाद लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इसी तरह से इंटरनेशनल पुलिसिंग, और फिर उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और मॉनिटरिंग कैसे होती है, ये भी हम इसमें देखेंगे। रिगार्डिंग सेक्शन 4, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी। अब अब क्योंकि टेररिज्म भी इन्वॉल्व हो जाता है इसी के अंदर, क्राइम ही है, टेररिज्म करना एक क्राइम है अगेंस्ट द स्टेट। रेडिकलिज्म, ये भी एक ऐसा क्राइम है कि इसमें क्या किया जाता है कि आप रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाह रहे होते हैं, आप कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट चेंज चाहिए तो हमें बस एक रात में करके दें, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बाहर निकलेंगे। ये सारी चीजें रेडिकलिज्म के अंदर आती हैं। वॉर ऑन टेरर, ये भी एक क्राइम है, तो इसलिए इसको भी क्रिमिनोलॉजी में पढ़ा जाता है। उसके बाद मीडिया, नेम आपकी आवाज़ चली गई। ओके अब आ रही है। ये सब ठीक है। लेट मी शेयर स्क्रीन। सो अब आ रही है आवाज, शुड आई स्टार्ट? जी मैम, अब ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके। तो हम देख रहे थे कि मीडियाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मीडिया जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है कि जब कोई क्राइम होता है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करता है मीडिया, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें होना जरूरी है क्रिमिनोलॉजी के अंदर। फिर मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन। अब मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट में जो भी रीसेंट चीजें होंगी ना, वो इंक्लूड हो जाएंगी, पर्टिकुलरली इन आर कंट्री, जैसा कि पीरा फोर्स है,
ये किस क्राइम की प्रिवेंशन के लिए बनाई गई है प्रॉपरली, वो हो रहा है, प्रिवेंट नहीं हो रहा, उसको हमने स्टडी करना। एंड देन दैट देयर इज सीसीडी। सीसीडी किस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आई है, और फिर उसका जो मैंडेट है प्रॉपर कि वो क्या है, कैसे वर्क करती है, और फिर उसके आउटकम्स क्या आए हैं, उसने क्राइम को कम किया नहीं किया, ये थोड़ी सी स्टडी इस क्राइम प्रिवेंशन के अंदर। इसी तरह से इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग क्या होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके आप पुलिसिंग करते हो। कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे होती है, कम्युनिटी जैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, लोग ही बता देते हैं। जैसा कि नॉर्मली आपने देखा होगा, कुछ लोग कहीं भी कोई छोटा मोटा क्राइम होता है, एक दूसरा पर्सन जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर ये क्राइम हो रहा है या होने जा रहा है, आई नो कि ये चीज चल रही है। दिस इज कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी हेल्प आउट करती है क्राइम्स को रोकने में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जेंडर एंड क्राइम इन अर्बन एंड रूरल पाकिस्तान, जैसा कि अभी ये इसकी एग्जांपल तो हम इस तरह से ले सकते हैं, अभी रिसेंटली जो एसिड अटैक हुआ है फीमेल डॉक्टर पर, उसको हम इसके अंदर लेकर आ सकते हैं कि जेंडर की वजह से उस पर जो है वो एक उसको एसिड अटैक फेस करना पड़ा। क्राइम, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और भी। क्राइम एंड अर्बनाइजेशन, सिटीज में होने की वजह से कितने क्राइम्स होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और नाम से क्या पता चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक पूरे प्रोफेशनल लोग हैं जिसके अंदर जो कि ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, और उनकी पूरी टीम है जो कि प्लानिंग इस चीज पर करते हैं कि हमने यहाँ पर क्राइम कैसे करना है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीकों से कैसे क्राइम करेंगे। व्हाइट कॉलर क्राइम, मोस्टली ऑफिशियल्स होते हैं ये। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कौन कौन से हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सारी, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की जो बच्चों के साथ जो अब्यूजेस हो रही हैं या उनके जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है, वो कैसे, उसको हम पढ़ेंगे। मोस्टली जो क्राइम से रिलेटेड होंगी। वीमेन एंड माइनॉरिटीज के साथ जो भी उनकी जो राइट्स हैं उनको नहीं मिल रहे। इसी तरह से उसमें रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और एनजीओ का क्या रोल है। मनी लॉन्ड्रिंग, के मनी जो है वो हमारी टैक्स नेट में भी इसी वजह से नहीं आ रही, जो बाकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है हमें नहीं पता चलता। ये चीजें, साइबर क्राइम, ये भी बहुत इन है, कैसे चल रहा है, ये बहुत एक्टिव है। और एनसीसीआई एनसीसीआई ये हमने रिसेंटली बनाया है, तो ये इनकी स्टडी इसके अंदर आ जाएगी। रोल ऑफ नैब, ये हमने करप्शन के लिए बनाया हुआ है। एफआईए बनाया हुआ है। और एएनएफ ये है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ये ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आपने जब प्रिपेयर किया तो आपने कैसे प्रिपेयर किया, 72 मार्क्स कैसे आए। सो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने सबसे पहले पास्ट सिलेबस को अंडरस्टैंड किया, और पास्ट पेपर्स को एनालाइज कर लिया कि ये सिलेबस है और पास्ट पेपर्स ये हैं, इनमें से किस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आता है। दिस वाज माय एनालिसिस। फिर मैंने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, ये नहीं कि जो मैंने टॉपिक्स देखे उनको मैंने रटा लगा लिया किसी भी बुक से और फिर मैंने उनको प्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं था। मैंने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया, जैसे कि मैं भी जैसे बोल रही थी, बता रही थी, तो नाम से मीनिंग निकाल के बता रही थी। दिस वाज माय स्ट्रेटजी। और रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं चलती, क्रिमिनोलॉजी में भी नहीं चलती, किसी में भी नहीं चलती। और फिर मैंने फिर हर टॉपिक के अपने नोट्स प्रिपेयर किए, और कीपिंग इन व्यू पास्ट पेपर्स एंड डायमेंशंस और ऑल दैट। क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज को मास्टर करना और उनको अप्लाई करना, ये एक बैकबोन कह लें पेपर का। तो मैं आपको बता रही थी अभी, जैसे लेबलिंग थ्योरी का, स्ट्रेन थ्योरी है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, इनको आपको डेली लाइफ में, सराउंडिंग्स में अप्लाई करना आ जाता है ना जब, फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स को यूज करना आपने, जैसे कि मैं अभी नाम ले रही थी एसिड अटैक वाला जो है इवेंट, वो जो इशू है, उसको आप कर सकते हैं कोट, कहीं भी रेलिवेंट जहां बन रहा हो कोट कर दें, तो ये कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स में आ जाएगा। वो जाहिर जाफर और नूर मकदम वाला केस, उसको आप कोट कर सकते हैं कहीं जहाँ आपको लगे, इसको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड अब्यूज वाला जो वो है, दुआ जहरा एंड जाहिर था, या उसका नाम लड़के का मुझे भूल गया, वो जो केस था, माइनर का मैरिज केस था, वो उसको कोट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें, डेवलपिंग अ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, अब एक चीज है, आपने उसको इंटरनेशनल लेवल पे तो अंडरस्टैंड कर लिया है, आपको अप्लाई भी करना आता है, बट पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव उसमें क्या है, जैसा कि इंटरपोल है, वो अगर किसी को थोड़ा सा अंदाजा है, तो वो ओवरऑल जो अक्रॉस द वर्ल्ड पुलिस है ना, उन सब का एक कह लें कि आप उसमें इंटरलिंक्ड है इंटरपोल के अंदर।
अब उसमें ये तो हमने पढ़ लिया कि बाकी कंट्रीज के साथ क्या कैसे चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को कैसे इंटरपोल ने हेल्प आउट किया है कि यहाँ से कोई क्राइम करके पाकिस्तान से किसी और कंट्री में चला गया, तो वहां से इंटरपोल ने क्या हेल्प की हमारी कि रेड नोटिस दे के कि वो हमें हम उस पर्सन को अरेस्ट कर सके, क्या हेल्प किया या नहीं किया, उसके 2-3 केसेस स्टडी कर ले। मोस्टली लोग क्या होता है यहाँ क्राइम करके पाकिस्तान तो दुबई चले जाते हैं, इजी है जाना बहुत, सऊदीया चले जाते हैं, तो उनको फिर कैसे हम जो है वो अरेस्ट करते हैं, सर्च आउट करते हैं इंटरपोल की हेल्प से। प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर्स किए, प्रैक्टिस किए मैंने, जैसा मैं बता रही थी, एनालाइज किया, देन आई सॉल्व दोस पास्ट पेपर्स। आंसर जैसा कि आप लिखना स्टार्ट करते हैं, इवेलुएट कराते हैं, तो साथ साथ आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो विद टाइम इंप्रूव होती जाती है, ये बताने से नहीं होती। साथ में मैंने क्या किया हुआ था, कोटेशन स्कॉलर्स की जो कुछ कह लें कि कोटेशंस भी, स्कॉलर्स के नाम, बुक्स के नाम, रेफरेंसेस के तौर पर मैंने याद किए हुए थे कि मैंने वो कहाँ पर कोट करने हैं, मुझे आइडिया था। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि रिवाइज करने का तो इस तरह से नहीं कि जैसे आप सिलेबस पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एक दफा हो गया, देन आपने पास पेपर्स को एनालाइज करके सॉल्व करने की कोशिश की, दूसरी दफा आपका रिवाइज हो गया, ये जो चीजें मिसिंग थी आपने ऐड ऑन की, थर्ड टाइम आपने फिर से जब मॉक्स दिए, इस तरह करके 3 to 4 टाइम्स तो आपको बगैर रिवीजन के रिवीजन हो जाती है। तो अगर फिफ्थ टाइम आपको लगता है कि मजीद आपके पास टाइम है, यू कैन मैनेज, आपको स्टिल कर लेना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने पास पेपर्स को एनालाइज किया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे किया था। ये सेकंड चैप्टर जैसे हमने देखा, पहला तो इंट्रोडक्शन था, दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये सिलेबस है। क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ, क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, डेविएंस, सिन, वाइस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हमने, इनको अंडरस्टैंड करना है क्या होते हैं। इसमें से इस ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है, ये सेक्शन 2 है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए, एग्जामिनर ने कैसे इसको देखा और पूछे क्वेश्चन, वो सारे मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए थे क्वेश्चंस। अब उन सारों को मैंने देखा कि ये सारी जो चीजें हैं, ये डायमेंशंस है, ये मेरे नोट्स में कवर हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो कोई चीज मिसिंग है, अगर हो रही है देन फाइन, अगर नहीं हो रही, कुछ मिसिंग है, अगर कोई डायमेंशन या कोई इस तरह की चीज जो कि मुझे यहाँ से देखकर ऐड कर लेनी चाहिए, तो मैंने ऐड कर ली, देन आई सॉल्व पास्ट पेपर्स। जैसा कि अभी देख लेते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पर ऊपर देखा कि ये है क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, ये देख भी सकते हैं आप, ये देखें क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, ये है ना। तो यहाँ पर भी वही पूछा गया, ये देखें। तो इस तरह से करके वो पूछता है हाउ डज दी, अब ये चीज उसने क्या और ऐड ऑन कर लिया। अब मैंने जब, अगर वो तो किया हुआ था, लेकिन अगर ये नहीं किया हुआ तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, अगेन अपने नोट्स में ऐड कर लूंगी। हाउ डज द परसेप्शन ऑफ क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम वेरी अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज। इसी तरह से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो ये भी था, ये देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ, ये सिलेबस है, सिलेबस के अंदर से उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। साथ में वो क्या कह रहे हैं, एज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ क्रिमिनल लॉ, फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब ये 3 चीजें उसने साथ ऐड कर दी। क्रिमिनल लॉ तो इसके अंदर पढ़ा होगा, लेकिन अगर स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हुए मैंने ये चीजें मिस की होती, फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तो मैंने ये दोनों चीजें ऐड कर लेनी थी, क्योंकि मैंने पास पेपर्स देख लिए। तो ये फायदा होता है। इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन क्राइम्स, डेविएंस, सिन एंड वाइस, ये सारे ये भी देखें सिलेबस के अंदर से हैं। लेकिन एक चीज आगे ऐड करेगा, डू यू बिलीव दैट क्राइम इज वन ऑफ द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी। अच्छा, ये उसने पूछने का तरीका उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये क्वेश्चन यही है, क्राइम एज सोशल प्रॉब्लम, वही पूछ रहा है। फिर कह रहे डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये सेम सिलेबस के अंदर से कॉपी किया हुआ। तो इस तरह से आपको कवर करते हो, कुछ डायमेंशन मिस होती है तो आपने ऐसे कवर करनी होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है क्रिमिनोलॉजी में से, कुछ समझ नहीं आया अगर, या मैंने कुछ चीज मिस की हो तो यू मे आस्क। नो मैम क्वेश्चन। क्योंकि हम पहली बार ये क्रिमिनोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं ना, तो अभी तक को तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जहन में। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं, सारी की सारी चीजें ऐसी, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, जैसे अभी आप इंटरनेशनल लॉ पकड़ लो, वो तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा, मुझे भी नहीं आएगा।
यार आई हैव बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स, मैंने फिजिक्स बैकग्राउंड के साथ क्रिमिनोलॉजी में अगर 72 मार्क्स ले लिए तो एनीबडी कैन स्कोर वेल इन दिस सब्जेक्ट। इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं। बस अस्सलाम ठीक वालेकुम। होंगे जब आप पढ़ोगे। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं चलिए आप पूछ लें पहले। अच्छा सब आप पहले पूछ लीजिए, फिर तो आप चलिए पूछिएगा। जी। अच्छा सामिया, ये जो 2026 का पेपर आया था ना क्रिमिनोलॉजी का, वो पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा। वो पेपर इन पेपर से बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब उसने एप्लीकेशन बेस्ड पूछा हुआ था और डायरेक्टली वो सिलेबस से रिलेटेड पेपर नहीं था। मतलब हमने पेपर जो एग्जामिनेशन में बैठ के लिखा है ना, आई माई सेल्फ फील वेरी चैलेंज्ड। ये पता नहीं अब उसमें मार्क्स किस तरह से आएंगे। तो इस पे फिर अब आपका क्या टेक है? मैं वही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि जब क्रिमिनोलॉजी आपने अंडरस्टैंड करके पढ़ा होता है तो आपको पेपर सॉल्व करना आता है। और एप्लीकेशन थेरीज आपने पढ़ ली, जब तक वो आपको अप्लाई नहीं करनी आती पेपर में लिखनी भी नहीं आती, बेशक आप रट्टा लगा के क्यों नहीं चले जाते, ठीक है। आपने सिर्फ उस स्पेसिफिक क्वेश्चन या वो जो सेक्शन है उसके अंदर नहीं करना होता, आपने पूरे पेपर के अंदर कहीं भी थेरी अप्लाई हो रही है आपने जरूर करनी है। वो अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ से देख लेता है। हम उसको बाउंड कर देते हैं सेक्शन 2 के साथ, सेक्शन 1 के साथ, सॉरी। तो हम कहते हैं कि यहाँ इसमें से इसमें क्वेश्चन पूछना है, उसने कहना है ट्रेन थ्योरी क्या होती है, मुझे पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगा कि ये होता है, होती है। नहीं, आपको जहां भी लगता है कि सोशल कंट्रोल की, सोसाइटल कंट्रोल की बात है, ये सोसाइटल डायग्राम बना के उसको बता दें कि फॉर्मेटी ये है, इनोवेशन ये है, रेटेड ये है, वो सारी चीजें ऐसे होता है। एप्लीकेशन ही तो वो देखता है। तो ये सब्जेक्ट इतना इजी, एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए, नहीं आती तो देन हमने क्रिमिनोलॉजी कैसे पढ़ी। ये हमारी सराउंडिंग्स में चलती है ना सारी चीजें, बुकिश नॉलेज तो है नहीं। अच्छा नेक्स्ट सुबह आप पूछ लीजिए। मैम मैंने ये पूछना था कि इसके लिए, क्योंकि हम सुबह आर यू हमारा सब देयर? मेरा। जी मैम, हेलो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। हेलो। यस सुबह, अब आ रही है मैम आवाज, एम आई बताइए। ऑडिबल? मैम मैंने ये पूछना है क्योंकि हमारा मेरा अपना बिल्कुल साइंसेस से बैकग्राउंड है, बायोलॉजिकल साइंसेस से। तो इस केस में जो क्रिमिनोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, वो डिफ़िकल्ट फील होते हैं। तो इसके लिए आप कौन सी रिकमेंडेशन देंगे कि एक तो अप्रोच इसके अंदर किस तरह की होनी चाहिए स्टडी वाइज? कॉन्सेप्चुअल तो अप्रोच हो उनकी, लेकिन रिटर्न के लिए हम कौन सी अप्रोच लें? और सेकेंडली इसके लिए बुक कौन सी आप रेफर करती हैं? अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, जितनी मुझे आपकी समझ आई है वो ये कि आपका साइंसेस का बैकग्राउंड और आपको लगता है कि सब्जेक्ट पता नहीं आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर इट। जैसा कि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का है, तो मेरा एमएस है फिजिक्स में, तो मुझे तो नहीं पता था क्राइम क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, बिल्कुल थेरीज का कुछ नहीं पता था। अगर मैंने पढ़ लिया और 72 स्कोर ले लिया इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो यू कैन आल्सो डू इट। सेकेंडली आप कह रही है मुझे कि बुक बता दूं, बुक मैंने खुद कोई नहीं पढ़ी तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। हाँ, मैंने लास्ट पर रेफरेंसेस के लिए कुछ मैंने रिकमेंडेड बुक्स में से रेफरेंसेस निकाल लिए थे, वो मैं जब आप कोर्स ज्वाइन करती है तो मैं आपको सिखा दूंगी कि आपने कैसे निकालना। तो रेफरेंसेस निकाल के अपने नाम और बाकी क्या उसको ऑथर का नाम और कोटेशन उसके अंदर से वो आपने कोट करनी होती है, या वैसे ही रैंडम किसी भी, जैसे सीजर लम्ब्रोसो, ये कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उनके नाम है, ये आपको याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। सीजर लम्ब्रोसो हो गया, सीजर बेकारिया हो गया, ये सारे। तो इनके नाम से इन्होंने कोई बात की है तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देनी होती है। सो दैट इज द होल गेम। बुक मैं कोई नहीं इस तरह से रेफर करूंगी आपको कि आप मैं आपसे कह दूं मार्केट वाली कोई बुक पढ़ ली तो आपके मार्क्स नहीं आते, फिर मैंने खुद नहीं पढ़ी इसी वजह से कि वो हर किसी ने वही लाने कॉपी की होती है, तो कॉपी पर मटेरियल नहीं चलता कंपैरेटिव एग्जाम में। ओके, क्लियर है? यही पूछा था आपने? एनी अदर क्वेश्चन, अगर मेरी आवाज आ रही है तो? मैम मैं अभी बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ और फर्स्ट ईयर है मेरा। तो मेरा ड्रीम है कि मैं सीएसएस अटेम्प्ट करूँ ना।
तो अभी से मुझे किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? He has been dropped. Any other question? मैम सेशन के बारे में थोड़ी सी आप डिटेल्स बता दें। ओके, मैं लास्ट पे बताती हूँ। कंप्लीट कर लें इसको एक दफा। अभी कुछ चीजें रहती हैं। टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछ लें। ओके मोहसिन, आपका माइक म्यूट हो गया। सो मैं पूछ रहा था कि मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर है। तो मेरा ड्रीम है कि मैं सीएसएस अटेम्प्ट करूँ ना। तो अभी से मुझे किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? ओके, आपको डेली जी मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, कुछ राइट कर लेना चाहिए इंग्लिश के बारे में, जैसे टेंसेस है, ग्रामर है, स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें आपको कर लेनी चाहिए। करंट हैपनिंग्स क्या है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या हो रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की याद नहीं करना कुछ भी, और रीडिंग की हैबिट। जी मैम। और वो न्यूज़पेपर कर लोगे तो बेस्ट है। इसके अलावा भी अगर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? मैम लास्ट मैम ओके, लास्ट क्वेश्चन क्रिमिनोलॉजी से रेलिवेंट ये है कि अगर आप थोड़ा सा ये बता दें कि क्रिमिनोलॉजी के साथ ओवरलैप करने वाले कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, या फिर इससे मिलती जुलती अप्रोच जिनके अंदर हो, ताकि उसको हम देख सकें। इसके साथ एक सब्जेक्ट जो ओवरलैप करता है वो है सोशियोलॉजी। बाकी जो है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में आप इसके जो भी केस स्टडीज पढ़ते हैं, जो चीजें हैं, अगर तो रेलिवेंट कहीं आप बात कर सकते हो तो कर सकते हैं। इवन ऐसे में भी कोई ऐसी बात जो आपने क्रिमिनोलॉजी में पढ़ी है, जो अंडरस्टैंडिंग आपने ली है, वो यूज हो सकती है, ऐसे में भी यूज होती है। करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर का पेपर स्टैटिक नहीं होता, वो भी रिसेंट, उसमें आपको कोट करनी पड़ती है चीजें। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में जो हुआ था सारा पेपर वही लिख कर आओगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो उस पर भी चीजें ओवरलैप करती हैं उसके साथ भी। पॉलिटिकल साइंस में चीजें इवन आप कोट कर सकते हो क्रिमिनोलॉजी की। 3 से 4 जगहों पर ये हेल्प आउट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एनी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है ये है कि जैसे क्रिमिनोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट करना है, जैसे हम नो इंग्लिश ऐसे क्वेश्चन। में लाइक इसकी आउटलाइन ओके, बनाते हैं, तो इसमें भी सेम ऐसे इसका क्राइटेरिया ये डिफरेंट है? अगेन पूछो क्वेश्चन, आवाज ब्रेक हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम क्रिमिनोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आता है ईच पैटर्न से 25 मार्क्स का। अब जैसे ऐसे राइटिंग को हम ऐसे को टाइप करते हैं, जैसे उसका पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आउटलाइन उसके सारे वो लाइक यू कैन से मेक करते हैं, तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है या इसका लाइक यू कैन से ऐसे इसको वो कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं? 20 मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है ना अटेम्प्ट। उसमें ऐसे में तो आप हेडिंग्स भी नहीं देते, इसमें हेडिंग्स देनी होती हैं। उसमें आप आउटलाइन, इतनी डिटेल्ड आउटलाइन बनाते हो विद मेन हेडिंग्स, विद सब हेडिंग्स। इसमें तो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपने 8 से 9 पेजेस लिखने होते हैं। उसके बाद आपने उसके अंदर 8 से 9 आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं, और सब हेडिंग, जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स है वो भी देनी है। और फिर अगर आउटलाइन बनाने लगोगे तो फिर तो आप 35 to 40 मिनट्स में मैनेज नहीं कर पाओगे। पेपर के अंदर बैलेंस आउट हुआ तो आपकी टाइम मिस मैनेजमेंट हो जाएगी। टाइम मिस मैनेजमेंट जैसे ही हुई तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होना, और वो कंप्लीट नहीं होना, या अगर होना भी है, पहला क्वेश्चन आपका 9 पेजेस का, लास्ट वाला 5 पेजेस का, तो ऐसे तो आपको मार्क्स ही नहीं देगा वो। इट्स अ कम्पेटिटिव एग्जाम। जिसने बड़ा बैलेंस क्रिएट किया पेपर में, उसको मार्क्स देगा वो, आपको नहीं देगा। इसलिए देयर इज डिफरेंस। 20 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट होता है, और ऐसे तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो 100 मार्क्स का होता है। ओके, एनी अदर मैम क्वेश्चन? मैम ये पूछना था कि इसमें लाइक यू कैन से जैसे ऐसे राइटिंग होती है, उसमें ये होता है कि मिनिमम 14 पेजेस होने चाहिए। इसमें जस्ट हमारा ये कि मैटर करता है कि हमने उसमें डाटा कितना पुट किया है, ये चीज़ भी मैटर करती है कि हमने कितने पेजेस इसमें और राइटअप किए हैं? सारा कुछ ही मैटर करता है।
अब आपने क्वेश्चन 4 पेजेस का लिख दिया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन 4 पेजेस, इट डजेंट मेक अ सेंस। इसके अलावा आपने जो लिखा है वो रेलिवेंट भी वो है या नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप रेलिवेंट तो आपको लिखना है। उसने पूछा स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, आप जो है वो क्रिमिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते रहो कि क्रिमिनोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस दिस दिस, और फिर सारी थ्योरीज लिख के आ जाओ। तो इस तरह से रेलिवेंसी ही नहीं है। जब रेलिवेंसी नहीं है फिर मार्क्स नहीं देगा। अगेन थर्ड थिंग इज के प्रेजेंटेशन, वो भी आपने लिखना है तो एक बेस्ट वे में प्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर किसी और कैंडिडेट ने, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दी हुई, रेलिवेंट है कंटेंट भी और लेंथ भी ठीक है, आपके मुकाबले में एक और स्टूडेंट है, एक और एस्पायरेंट है, उसने उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, उसी डेटा को जो आपका था वैसा ही था उसके पास, कुछ ज्यादा इम्प्रूव नहीं था, तो मार्क्स तो उसको मिलेंगे, आपको उससे कम मिलेंगे। मिल जाएंगे लेकिन कम मिलेंगे। रेलिवेंसी तो देखता, लेंथ भी देखता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली 6 7 8 पेजेस का होता है, और किसी की बहुत अगर कह लें कि राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट है तो उसको 9 10 भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Should we move on? ओके, नेक्स्ट जो मैं चीज कह रही थी कि हमने थोड़ा सा क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना भी है, टॉपिक भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो कैसे पढ़ेंगे हम इस कोर्स में। थोड़ा सा उसका डेमो हो जाए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्राइम। क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि स्टेट ने जो लॉज दिए हुए उनकी वायलेशन हो, जिसके अंदर जिस भी एक्ट के अंदर, तो वो जो एक्ट है वो पनिशेबल बाय लॉ होता है। स्टेट ने एक लॉ भी दिया होता है कि अगर कोई हमारे ये एक्शंस करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, ये वायलेशन ऑफ स्टेट लॉज है तो उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड। कह लें जैसा कि हमारा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी 1860 में आता है ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको पनिश किया जाएगा, इस पर्सन को जिसने भी ये क्राइम कमिट किया है। ये 1860 में आया था। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसा कि मर्डर होता है तो कहा जाता है कि थ्री पीपीसी का जो सेक्शन 302 है इसके अकॉर्डिंग इसको पनिश किया जाएगा, इस पर्सन को। ये देखें, इसी तरह से थेफ्ट, चोरी होती है तो कहा जाता है कि सेक्शन 378 के अंदर लिखा हुआ है कि इसको कैसे पनिश किया जाएगा। इसकी सजा लिखी हुई है कि ये इसको इतना टाइम जेल होगी, इतना टाइम ये इतना ये फाइन पे करेगा। इसी तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग अगर कोई करता है तो उसका जो पनिशमेंट लिखी हुई है वो है कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर लिखी हुई है। तो ये जो भी एक्शन कोई भी जो कि स्टेट के लॉज को वायलेट करे वो एक क्राइम है। उसको हमने जो सजा लिखी हुई है, जो उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है पीपीसी के अंदर लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसको उस पर सेक्शन अप्लाई होता है और फिर उसको उसके तहत सजा दी जाती है। और दूसरा चीज है हमारे पास सजा कैसे देनी है, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि सजा तो लिखी हुई है कि इसको दी जाएगी, लेकिन कैसे दी जाएगी, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा कि ये पर्सन जो है वो गिल्टी है भी या नहीं है। माइट भी वो इनोसेंट हो, उस पर इल्जाम लगा दिया गया हो, तो वो किस प्रोसीजर के तहत होगा, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है ये, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898। ये 1898 में आता है। इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रोसेस मिल जाता है कि आपने किसी भी क्राइम जो हो गया उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, और फिर आपने उसका ट्रायल कैसे करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। जैसा कि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी जो है वो क्या है कि वो कहता है कि आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कैसे करनी है। एफआईआर किसे कहते हैं, हम रोजाना सुन तो रहे होते हैं एफआईआर एफआईआर, बट व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
क्योंकि कोई भी क्राइम हो जाए तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर हीनस ना हो, अगर हीनस हो यानी मर्डर हो गया है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती, वो सबको नजर आ गया मर्डर हो रहा है, हो गया है। तो अब क्या होगा, डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने किसी को दूसरे को कोई चीज मारी, उसको कुछ इंजरी हो गई, तो अब क्या है, पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करेगी कि वाकई में उस पर्सन ने मारी या नहीं, कुछ उसको नुकसान पहुंचाया या नहीं, हार्म किया या नहीं किया। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर वो करेगा, उसको एफआईआर होगी उस पर्सन पर, पुलिस थोड़ी सी बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये जो एफआईआर का प्रोसीजर लिखा हुआ है वो सेक्शन 154 के अंदर लिखा हुआ है सीआरपीसी के। ठीक है, और फिर उसको अगर कोई पर्सन गिल्टी फाइंड हो जाता है, उस पर साबित हो जाता है कि उस पर्सन ने ये क्राइम कमिट किया था, तो फिर उसको पीपीसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है। ये बात क्लियर हुई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कि पीपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है और क्राइम क्या है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो? ओके, फिर हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फिर ही हम उसको क्राइम कहते हैं, फिर ही वो क्राइम कमिट होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है एक्ट। कोई काम आपने किया, उसको कहते हैं एक्टस रिया, यानी जिसमें कोई भी गिल्टी एक्ट इन्वॉल्व हो या अनलॉफुल कंडक्ट हो, उसको कहते हैं एक्टस रिया या एक्ट। जैसा कि स्टीलिंग अ मोबाइल फोन, आपने किसी का मोबाइल उठा लिया, अब ये क्या है, एक गिल्टी एक्ट है, तो अच्छा काम तो नहीं, अनलॉफुल भी है, आपने चोरी की। तो ये क्या है, ये एक्टस रिया है, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम। सेकंड, इंटेंशन। उसने इंटेंशनली किया, इंटेंशनली किया, जो भी किया गिल्टी माइंड के साथ, उसके जहन में ऑलरेडी था कि मोबाइल चुरा के फिर मैंने ये करना। ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन थी, तो उसने क्या किया, इंटेंशनली मोबाइल किसी का उठा लिया, तो ये क्या है, ये है इंटेंशन, या मेंस रिया कहते हैं इसको, सेकंड एलिमेंट ऑफ क्राइम। थर्ड एलिमेंट है कंकरेंस। जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो दिस इज कंकरेंस, तो क्राइम कमिट हो जाता है कि उसने पहले प्लान किया, फिर उसने स्टील किया। तो दिस इज कंकरेंस, थर्ड एलिमेंट ऑफ क्राइम। कॉजेशन, ये क्या है, द अक्यूज्ड पर्सन्स एक्ट मस्ट कॉज द हार्मफुल रिजल्ट। उसने जो, उसके माइंड में इंटेंशन थी, जो क्रिमिनल एक्ट को कर किया उसने, तो वो क्या है, वो उसके रिजल्ट में एक हार्मफुल रिजल्ट आए उसका, कि किसी को नुकसान ही हो, तो दैट इज कॉजेशन, जो कि नुकसान पहुंचाए। और हार्म, जिसने नुकसान पहुंचा दिया, दैट इज द फिफ्थ एलिमेंट के हार्म हुआ है, या फिर जैसे कि मोबाइल उठा लिया, इंजरी, उसको कोई चीज मार दी पकड़ कर, लॉस, कोई नुकसान, उसकी थेफ्ट कर ली, कोई दुकान से उठा के चीजें भाग गया, या कुछ भी, थ्रेट टू सोसाइटी, लोगों में खौफ और आस फैल गया उस चीज की वजह से, ये हार्म है। थेफ्ट कॉजेज फाइनेंशियल लॉस टू द विक्टिम। जैसा कि चोरी की तो क्या हुआ, जो विक्टिम था उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसका माली तौर पर नुकसान हुआ, तो दैट इज हार्म। तो ये पांच एलिमेंट्स हैं जो कि क्राइम के हैं, फिर ही वो क्राइम कहलाता है जब इसमें ये पांच चीजें होती हैं। सेकेंडली, हमें क्रिमिनोलॉजी पढ़ने के लिए, क्राइम तो हमने देख लिया क्राइम क्या है, अब हम देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्या है। जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी सबको पता होगा, 9th क्लास में हम पढ़ते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लिविंग बीइंग, किसी भी जिंदा चीज की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जोलॉजी, आगे बहुत सारी और भी ब्रांचेस है, तो वो हम उसके अंदर पढ़ते हैं, बट मेन बायोलॉजी। इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी, यहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि क्राइम, क्रिमिन से क्या है, क्राइम, ओलॉजी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, क्राइम को पढ़ा जाता है, इसके अंदर साइंटिफिक स्टडी की जाती है। क्रिमिनल बिहेवियर को पढ़ा जाता है कि क्राइम जो करता है वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी कुछ रीजंस होती हैं, उनको स्टडी किया जाता है, उसके इम्पैक्ट्स को स्टडी किया जाता है, ये क्रिमिनल बिहेवियर। एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जाहिर है जब भी, जहाँ भी, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में उनका अपना एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कि जब क्राइम होता है तो हमने उसको फिर इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, हमने विक्टिम्स को कैसे हेल्प आउट करना है, हमने जो अक्यूज्ड है पर्सन उसको हमने गिल्टी या इनोसेंट कैसे प्रूव करना है, फिर ट्रायल कैसे होगा, फिर उसको सजा कैसे किस किस लॉ के तहत दी जाएगी,
फिर उसको रिहेबिलिटेशन, यानी जो जेल या कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसको वहां पर कैसे रखना है, क्या क्या उसको फैसिलिटीज दी जाए, कि उसको स्किल्स दे दी जाए, कुछ भी उसकी हेल्प आउट ऐसे उसे किया जाए कि बाहर आके अगेन क्राइम कमिट ना किया जाए, यानी वो रीजन खत्म की जाए जिस रीजन की वजह से उस पर्सन ने क्राइम कमिट किया था। तो ये सारी जितनी भी क्राइम से रिलेटेड स्टडी है वो क्रिमिनोलॉजी है एक्चुअली। इसमें हम डिफरेंट डिसिप्लिन जैसे सोशियोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हैं, साइकोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हैं, लॉ को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, फोरेंसिक साइंस जैसे डीएनए एनालिसिस होता है, इसी तरह से अब जो है वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस होता है, तो बहुत सारी ऐसी बैलिस्टिक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं ताकि हम क्राइम के कॉजेज को अंडरस्टैंड कर सकें, कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, फिर हमने उस जो जो भी रिस्पॉन्सेज कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना, वो सारी स्टडी जो है क्रिमिनोलॉजी कहलाती है। अगर हम राइटर की बात करें तो ये एक राइटर है जिसने क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन किया था, हम इसको कोट कर सकते हैं अपने पेपर में हाईलाइट करके, क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना, ये उसकी बुक का नाम लिखा हुआ है, ये इस तरह से हम कोट कर सकते हैं। अब ये कहता है कि क्रिमिनोलॉजी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि क्राइम को सोशल फिनोमेना के तौर पर देखता है, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी लेबलिंग थ्योरी की, लेबलिंग थ्योरी। तो लेबल किसने किया? सोसाइटी में हुआ ना, सोसाइटी ने किसी एक पर्सन की थोड़ी सी क्रिमिनल एक्टिविटी को हाईलाइट कर दिया और ये क्या हुआ, वो पर्सन फिर लेबल कर दिया गया और वो अगेन वो एक थीफ बनकर रह गया, जैसा कि हमने उसे कहा था कि ये थीफ है या चोर है। इसी तरह से एक लर्निंग थ्योरी भी है, लर्निंग थ्योरी। अब ये कहती है कि कोई भी पर्सन जो पैदा होता है ना वो चोर नहीं होता, ये डाकू नहीं होता, या कोई भी क्रिमिनल नहीं होता, वो सोसाइटी जिस तरह की सोसाइटी में रहता है वहां से लर्न करता है चीजें और वो ऐसा बन जाता है। ये हम भी देखते हैं, ये हमें पता है कि हम जैसी हमारी फ्रेंडशिप होती है, ये जैसा हम जिन लोगों में उठते बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। तो वो इसलिए ये जो पर्सन है ना, ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है, इसका बिलीफ ये है कि जो सोसाइटी जो है ना वो वहां से सीखा जाता है क्राइम, और फिर क्राइम का जो सोशल फिनोमेना देखता है। कुछ लोग होंगे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं कि नहीं, क्राइम जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्रिमिनल जो है वो क्राइम कमिट करता है। कुछ देखते हैं कि बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, वो हम थेरीज में पढ़ेंगे। फिर की एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी कुछ हैं जिसमें नेचर ऑफ क्राइम है, कि आप देखते हो कि क्राइम क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, क्रिमिनल बिहेवियर जो है उसके पैटर्न्स क्या थे। उसी के बाद कॉजेज ऑफ क्राइम, ये हम बात कर चुके हैं कि इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है, सोशियोलॉजिकल रीजंस होती हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स कमिटिंग अ क्राइम बाय अ क्रिमिनल। इम्पैक्ट ऑफ क्राइम, ऑब्वियसली जहाँ किसी सोसाइटी में कोई क्राइम होता है तो वहां पर फिर विक्टिम्स पर भी इम्पैक्ट आता है, जिसका नुकसान हो गया, जिनका कोई डेथ हो गई, किसी ने मर्डर कर दिया, उनका नुकसान हुआ। कम्युनिटी वहां पर खौफ व हरास की सिचुएशन पैदा हो गई कि यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिन दिहाड़े आके किसी को भी मार देता है, वहां पर जो कम्युनिटी पर इम्पैक्ट आया उसको स्टडी करना। तो इसके बाद सोसाइटी एज अ होल, ओवरऑल जो सोसाइटी है वहां पर क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें आपने इसके अंदर स्टडी करनी होती है। अब फिर क्या आता है कि लॉ एनफोर्समेंट आ जाती है, लीगल फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, रिहेबिलिटेशन मेजर्स, ये जेल वगैरह ये इसके अंदर आते हैं रिहेबिलिटेशन मेजर्स के अंदर। तो ये फिर आकर कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं क्राइम को, आके वो क्या करते हैं, क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उसका ट्रायल होता है, फिर साबित होता है कि इसने ऐसे क्राइम किया था, फिर उसको सजा दी जाती है। सारी चीजें रिस्पॉन्स टू क्राइम के अंदर आती हैं ताकि आइंदा क्राइम ना हो। अच्छा मुझे बताइएगा पेरेंट्स यहाँ तक समझ आइए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है या बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही? यू कैन इजीली टेल मी। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डेवियंस। अब ये हमने वहां पर एक वर्ड पढ़ा था जब हम सेक्शन 2 देख रहे थे पास्ट पेपर एनालिसिस के अंदर, वहां पर था डेवियंस। अब डेवियंस तो मैंने कहा बता देती हूँ कि डेवियंस क्या होती है। डेवियंस एक ऐसा बिहेवियर है जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को वायलेट करता है।
ओके, डेवियंस ऐसा बिहेवियर है जिसमें सोसाइटल नॉर्म्स को वायलेट किया जाता है। ये जरूरी नहीं है इलीगल हो, होता भी नहीं है। जैसा कि किसी सोसाइटी में एक नॉर्म है कि वहाँ शॉर्ट्स नहीं पहने जाते, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स पहन के बाहर जाते हैं सोसाइटी में तो ये डेवियंस कंसीडर होगा, सोसाइटी की नॉर्म्स के अगेंस्ट इनकी वायलेशन हो जाएगी, दिस इज डेवियंस। इसी तरह सिंह क्या है कि ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव में आ जाता है कि आप जो है वो किसी भी मॉरल कोड का, जो भी आपको आपकी होली बुक है उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो फिर जो है वो क्या कहलाएगा, ये सिंह कहलाएगा, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में आ जाता है। वाइस क्या है? वाइस जो होता है ये इमोरल बिहेवियर है। ये लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, जैसा कि सब्सटेंस अब्यूज है। अब ये अगर रिलीजियस वाइज देखें तो भी ये एक इमोरल है, ये वाइस सिन कंसीडर होगा। और अगर आप इसको सोसाइटल नॉर्म्स या लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो भी अगेंस्ट है उसके, तो इसलिए इसको वाइस कहेंगे। गैम्बलिंग भी ऐसे ही है, प्रोमिस्क्यूटी, ये अडल्टरी टाइप है, ये भी ऐसे ही है। इसके बाद है स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसको हम देख लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी का स्कोप क्या है। ये वैसे हम मोस्टली इसमें चीजें देख चुके हैं। क्रिमिनोलॉजी क्या है? मल्टी फेस्टेड डिसिप्लिन है जिसमें आप क्राइम को स्टडी करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर को, और फिर सोसाइटी का रिस्पांस कैसा है, यानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होकर कैसे उस क्राइम को रिस्पॉन्ड करती हैं, दैट इज क्रिमिनोलॉजी। इसमें हमने देखा कि फोरेंसिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वेरियस सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से क्राइम होता है, वो सारी स्टडी ओवरऑल है वो क्रिमिनोलॉजी के अंदर आती है। तो उसका स्कोप क्या है? क्रिमिनल लॉ को स्टडी किया जाता है, लॉज बनाए भी जाते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, जैसा कि नई सिचुएशन कोई हो जाती है उसके अकॉर्डिंग उस लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो वो लीगल फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस के कोई भी जैसे क्राइम होता है तो उसको आप उस पर कैसा लेजिस्लेट करें, कैसा लॉ बनाएं कि उस क्राइम को कम किया जा सके। तो इस तरह से फोरेंसिक साइंस आजकल क्राइम जैसे होता है तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम डीएनए एनालिसिस करवाते हैं, टॉक्सिकोलॉजी जैसे कि ब्लड सैंपल्स लेके, उसके बाद बैलिस्टिक्स, ये सारी चीजें एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उनको प्रिजर्व कैसे करना है। क्राइम सीन एनालिसिस, यानी जहाँ पर क्राइम हुआ है वहां पर पुलिस विजिट करती है, साइट विजिट करती है, वहां देखती है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीजें फिर उनको या तो पिक्चर्स ली जाती हैं, वहां से जो सैंपल्स मिलते हैं, ब्लड मिला है, कोई हेयर मिला, वो सारी चीजें फिर से उसके बाद सारी फिर वो एनालिसिस वगैरह होते हैं, तो ओवरऑल हमें पता चलता है कि ये क्राइम ऐसे हुआ था और ये यूं कमिट किया गया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फिर क्या होता है, हमने फोरेंसिक एनालिसिस साइंस के थ्रू, फोरेंसिक एनालिसिस के थ्रू क्रिमिनल को पकड़ लिया। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है कि उसने क्यों किया क्राइम और कौन कौन इन्वॉल्व था, पीछे मोटिव्स क्या थे। तो उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स होती हैं जो कि इंटेरोगेटर्स को सिखाई जाती हैं, इन्वेस्टिगेटर्स को सिखाई जाती हैं, तो ये यूज की जाती हैं उनसे राज उगलवाने के लिए, उनसे बात मनवाने के लिए कि ये बात मान जाओ कि आपने किया था, इस तरह की चीज। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के उसकी फिर ओवरऑल सारी हिस्ट्री देखी जाती है कि वो कैसे करता है क्राइम, क्या करता है, उसके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं क्राइम से रिलेटेड वो कैसे हैं। ये सारी चीजें, केस स्टडी और प्रैक्टिस, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर ही हमने बताया कि फिर हम थेरीज को इसलिए की हेल्प लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्रिमिनल बिहेवियर कैसा है। स्ट्रेंथ थेरी एक्चुअली जब किसे कहते हैं थोड़ा सा हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी, लेकिन किसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ थेरी ये है कि जब भी आप पर सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज स्ट्रेंथ थेरी एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। आगे हम देखते भी हैं इसको। सोशल लर्निंग थ्योरी मैंने अभी थोड़ी पहले नाम लिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी जो सोसाइटी में हो रहा होता है, अगर क्राइम हो तो आप क्राइम कमिट करना स्टार्ट कर देते हो, और फिर ये कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो कि सोशियोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं क्राइम की स्टडी में, तो वो कहते हैं कि आपने सोसाइटी से लर्न किया है क्राइम, दैट इज व्हाई यू आर कमिटिंग क्राइम। ये इस तरह से स्टडी है इसकी, इससे हमें क्रिमिनल बिहेवियर पता चलता है कि आसपास क्राइम हो रहे थे, थर्ड पर्सन ने भी क्राइम सीख लिए, फोर्थ पर्सन ने भी सीख लिए, फिफ्थ ने भी वही काम करना स्टार्ट कर दिया, लर्न कर लिया एक दूसरे से। फिर साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, उनको देखा जाता है, चीजों को कुछ काउंट किया जाता है कि एक पर्सन है वो क्राइम कमिट कर रहा है, तो वो उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसका स्कूल में बिहेवियर कैसा था, फ्रेंड्स कैसे थे, मेंटल हेल्थ कैसी थी, कि वो उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स थी, शायद उनकी वजह से वो करता हुआ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ गए हों, कम्युनिटी का एनवायरनमेंट कैसा था, उठना बैठना कैसा था, ये सारी चीजें को जो है इनको अंडरस्टैंड करके हम फिर क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं।
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्राइम, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिमिनोलॉजी का, एक स्कोप है इसके अंदर भी कि आप फिर क्या करते हो कि जब सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप फिर सोचते हो कि प्रिवेंट कैसे करना है क्राइम को, कंट्रोल कैसे करना है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट मेथड्स जो है वो आप यूज करते हो, डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हो, डिफरेंट पुलिसिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हो, सोशल प्रोग्राम्स को यूज करते हो ताकि क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके जैसे भी हो सके वो। ठीक है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद मैंने एक थ्योरी रखी थी इसके अंदर जिनको लगता है कुछ क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट, जैसा कि मुझे खुद भी स्टार्ट में लगता था थ्योरीज पता नहीं ओके, लेट मी स्टार्ट अगेन। तो हम बात कर रहे थे क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी। थ्योरी मैंने एक इसमें इसलिए ऐड की है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऐड की है ताकि समझना भी आसान हो और अंडरस्टैंड करना भी, कि आपको पता चले कि थ्योरीज डिफिकल्ट नहीं है, हमें डिफिकल्ट भी लगती है, अप्लाई भी करनी नहीं आ रही होती, इसलिए मैंने एक थ्योरी भी ऐड की स्ट्रेंथ थ्योरी मर्टन ने दी थी, रॉबर्ट मर्टन ने 1930 में। ये हमने कहीं भी हम लिख सकते हैं जहाँ भी स्ट्रेंथ थ्योरी की बात हो। वो कहता है कि सोसाइटी जो है ना कुछ कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स को अ, देती है। हर सोसाइटी के अपने होते हैं कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स, जैसा कि वेल्थ, सक्सेस। स्टार्ट करें। ओके, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही, अब हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ थ्योरी। मैंने बताया कि मैंने स्ट्रेंथ थ्योरी को ऐड किया, एक को सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। और ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें मोस्टली क्रिमिनोलॉजी में क्या चीज डिफिकल्ट लगती है, वो एक थ्योरीज वाला चैप्टर है। मुझे भी लगती थी, मैंने बिल्कुल एंड पे इसको पढ़ा कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। जब पढ़ा तो वो क्योंकि सारी क्रिमिनोलॉजी पढ़ी हुई थी तो ये तो बहुत आसान लगा, इसलिए आई थॉट कि जो मैंने सीखा मैं बता दूं कि कैसे इसको करते हैं। तो रॉबर्ट के मर्टन ने 1930 में दी थी और ये कहती है कि हर सोसाइटी ने क्या होता है कि अपने कुछ कल्चरली अप्रूव्ड गोल सेट किए होते हैं, एक्सेप्टेबल या और एक्सेप्टेबल मीन्स भी उनके अपने सेट होते हैं, जिनके अंदर रह रहे कि अगर आप वेल्थ, सक्सेस या स्टेटस हासिल कर लेते हो तो दैट इज नॉट कंसीडर्ड अ डेविएंस,
डेवियंस हमें पीछे हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट डेवियंस का कि जब सोसाइटल नॉर्म्स को वायलेट किया जाता है दैट इज डेवियंस। तो इसमें आपने वेल्थ हासिल की, सक्सेस हासिल की, स्टेटस हासिल किया और कल्चरली अप्रूव्ड मींस के थ्रू किया, एक्सेप्टेबल मींस के थ्रू किया, जो कि सोसाइटी उनको कहती है कि ये एक्सेप्टेबल है, ये ऐसे कर लो। जैसा कि हम सीएसएस कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं हमें रिकग्निशन मिले, हम कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, हमें स्टेटस मिले, हमें जो है वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम कुछ सक्सेसफुल पीपल में हमारा नाम भी हो, तो हम इसलिए करते हैं। तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी कहती है कुछ गलत नहीं है, ये एक्सेप्टेबल मीन्स है, तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। और ये गोल जो है हमारा, क्या सक्सेस का जो गोल है, ये कल्चरली अप्रूव्ड गोल है। तो ये है स्ट्रेन थ्योरी। लेकिन जब रॉबर्ट मर्टन ने ये कहा था कि कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स होते हैं हर सोसाइटी के, और उनको अचीव करने के लिए उन गोल्स को कुछ एक्सेप्टेबल मीन्स होते हैं। अब जब कोई इंडिविजुअल क्या करता है कि सोसाइटल गोल्स को लेजिटिमेट वे से हासिल करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करता तो फिर उसको स्ट्रेन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से डेवियंस होती है। डेवियंस मीन्स कि वो सोसाइटल नॉर्म्स को वायलेट करता है। तो ये स्ट्रेन, ये जो प्रेशर उस पर आता है, दैट इज स्ट्रेन थ्योरी। अब जो मर्टन है ना, इसने क्या किया, उन जो भी स्ट्रेन आता है ना उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 5 मोड्स में, कि आप जब ये करोगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब बाकी चीजें करोगे, 4 तरह से 4 मोड्स जो है उनमें आपको सोसाइटी। जिनको वो 5 मोड्स में उसने डिवाइड किया हुआ है, कंफॉर्मिटी, कि आपने जो गोल्स सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए उनको आपने हासिल किया कैसे, जो मीन्स उन्होंने कहा था कि आप इनको अडॉप्ट कर सकते हो, जो तरीके आप इख्तियार कर सकते हो उन गोल्स तक पहुंचने के लिए, आपने वही किया, दैट इज कंफॉर्मिटी। इसी तरह से इनोवेशन, इसमें थोड़ा सा चेंज है, रिचुअलिज्म है, रिट्रीटिज्म है, रिबेलियन है। तो ये देखते हैं ये सारे क्या हैं और किसको कहता है मिल्टन, और फिर आप पर प्रेशर क्यों आता है। डेविस इज अ बाई प्रोडक्ट, ये रॉबर्ट मर्टन ने जो ये डेफिनेशन दी, हम इसको यूज कर सकते हैं कहाँ पर, इस थ्योरी को लिखते हुए भी जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो हमने डेविस की डेफिनेशन पीछे पढ़ी वो तो हमने पढ़ ली जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक प्रॉपर क्रिमिनोलॉजिस्ट का नाम लेकर लिखें तो फिर रॉबर्ट के मर्टन ने डेफिनेशन दी हुई है, डेविस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द inability of individuals to achieve culturally defined goals through legitimate means। कि आप अपने जो गोल्स हैं, जो लेजिटिमेट गोल्स हैं, लेजिटिमेट मींस के जरिए हासिल जब नहीं करते तो फिर ये क्या है, डेवियंस होती है, वायलेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स होती है, दिस इज डेवियंस। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने बता दिया है। वैसे तो कल्चरल गोल्स क्या होते हैं, कि आप जो सोसाइटी ने कहा हुआ है कि आप ये कल्चरली एक्सेप्टेड गोल्स हैं, आप ये हासिल कर सकते हैं, जैसा कि दौलत सब बनाना, सक्सेस लेना, स्टेटस हासिल करना, ये कोई गलत चीज नहीं है, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, आप इनको कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल मीन्स, इंस्टीट्यूशन मीन्स यानी जो जराए हैं वो कहते हैं एक्सेप्टेबल कौन से हैं, तो वो एजुकेशन के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आप दौलत हासिल करो। दोनों में ड्रॉप की होनी बात है। आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था कंफॉर्मिटी, मैंने बता दिया था वैसे तो, कि जब सोसाइटल गोल्स को, यदि जो लेजिटिमेट मींस को यूज करते हुए अपना एक लेजिटिमेट या जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है जिस गोल को, उसको अचीव कर लेना, इस कंफॉर्मिटी, क्या आपने मान लिया, जैसे कहा गया वैसे मान लिया, ठीक है, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने सीएसएस कर लिया, तो दैट इज एक्सेप्टेबल टोटली, ये कंफॉर्मिटी के अंदर आएगा। आपने पढ़ा, आपने कहीं अच्छी अच्छी जगह जॉब ढूंढ ली, आप या
आउट ऑफ कंट्री चले गए, वहां से आप अर्निंग कर रहे हो, दौलत बना रहे हो, दैट इज टोटली फाइन, कंफॉर्मिटी के अंदर आएगा ये, सोसाइटी कुछ नहीं कहेगी, स्ट्रेन नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन जो इनोवेशन सेकंड क्या है, मोड है, वो इनोवेशन है। इनोवेशन में आप क्या करते हो, आप सक्सेस ही हासिल करना चाह रहे होते हो, आपका मकसद वही होता है, सोसाइटल गोल भी है वो। आप स्टेटस बनाना चाह रहे होते हो, आप वेल्थ बनाते हो, लेकिन आप क्या करते हो, अब जो तरीका इख्तियार करते हो ना, वो ठीक नहीं होता, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। जैसा कि आपने पैसे बनाने के लिए क्या किया, ड्रग्स बेचना शुरू कर दी, आपने लोगों को लोगों से वैसे उनको फ्रॉड करके पैसा बनाना शुरू कर दिया, पैसा तो बना लिया, लेकिन सक्सेस भी किसी तरीके से इसको कह सकते हैं कि आपने जो आपका गोल था उसमें आप कामयाब तो हो गए हो, लेकिन तरीका गलत था। दैट इज इनोवेशन। इस ये स्ट्रेन है, ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, डेवियंस कहलाएगा। फिर है रिचुअलिज्म। इसमें आप क्या करते हो कि आप जो सोसाइटी के गोल्स है ना, उनको अडॉप्ट ही नहीं करते, उनको साइड लाइन कर देते हो, ठीक है, लेकिन आप जो मीन्स है ना, जो जराए हैं उन गोल्स को हासिल करने के, वो उनके साथ स्टिक कर जाते हो। जैसा कि एग्जांपल दी हुई है कि ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो मेटिकुलसली प्रोसेस को फॉलो करता है और आउटकम को छोड़ देता है, क्योंकि वो जो उसकी डायरेक्शन दी जाती है ना, वो यही होती है कि आपने आउटकम को नहीं देखना, आपने एक हमारा प्रोसीजर है, यहाँ से सारे सिग्नेचर, ये सिग्नेचर, वो ऐसे, ये प्रोसेस, ये हमारा लॉ, इसको फॉलो करते हुए आपने चलना, आपका ये काम। तो अब क्या हुआ कि प्रोसेस तो फॉलो कर लिया, लेकिन आउटकम को छोड़ दिया, तो दिस इज रिचुअलिज्म। फिर है रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म में क्या करता है वो पर्सन कि वो दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है, सोसाइटल गोल्स को, ना ही वो वेल्थ बनाता है, ना ही वो सक्सेस लेता है, ना ही वो स्टेटस लेता है, और मींस वो तरीका भी कोई भी इख्तियार नहीं करता, कुछ भी। वो जैसे एक पर्सन होता है ना, कुछ भी नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं, ना ही वो कुछ बनना चाहता है, ना ही वो कुछ करना चाहता है, ना ही वो हासिल करना चाहता है, ना ही सही तरीके से, ना गलत तरीके से, बिल्कुल यूजलेस पर्सन जो, वो उसे कहते हैं कि वो रिट्रीटिज्म कर रहा है, वो डेवियंस है, ये भी एक काइंड है डेवियंस की। इसमें जैसा कि एक पर्सन है, वो सब्सटेंस अब्यूज पे लग गया, अब वो ना तो उसको अपना फायदा पता है, ना ही किसी दूसरे का पता है, ना उसको कोई मीन्स पता है, ना उसको कोई गोल पता है, होमलेसनेस, घर से बाहर चला गया, कहीं भी रहता है, कोई उसको नहीं पता, तो ये रिट्रीटिज्म के अंदर आएगा। रिबेलियन। अब रिबेलियन में क्या है कि एक पर्सन है, वो उठता है, वो जो एग्जिस्टिंग गोल्स है ना, रकम, वो कहता है पैसे नहीं चाहिए, सक्सेस, कामयाबी, स्टेटस नहीं चाहिए, वो सारी चीजें नई नई इजाद कर लेता है, सारी चीजें अपनी, कुछ भी वो उसको जो अच्छा लगता है वो, ठीक है। जैसा कि अभी आजकल कोई उठता है तो वो कहता है कि मैं क्रिप्टो करेंसी, कोई नई जो है वो एक टूल है रकम बनाने की, वो करूंगा। मतलब कोई भी ऐसा चेंज लेकर आ जाता है, रेडिकल चेंज होता है, रातों रात चेंज होता है, जैसे रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन लेकर आना चाहता है, या लेकर आता है, या उसको एडवोकेट करता है उसके लिए, जो है वो वॉलंटियर करता है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो एग्जिस्टिंग गोल्स को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, और नई चीजों की फेवर में होते हैं, कुछ नया चाहते हैं सोसाइटी में, कि जैसे वो हम समटाइम्स स्लोगन भी यूज करते हैं कि हम बिल्कुल चेंज लेकर आएंगे, तो वो लोग होते हैं जो कि पिछली चीजों को रिजेक्ट करते हैं, नए तरीके इख्तियार करते हैं, और नया नई चीजें लेकर आना चाहते होते हैं, देखना भी वही चाह रहे होते हैं। तो दिस इज रिबेलियन। तो ये भी डेवियंस के अंदर आता है कि आप सोसाइटी के अंदर जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स को बिल्कुल ही अबेंडन कर रहे हो, छोड़ रहे हो। नेक्स्ट ये मैंने एक नोट्स की ग्लिम्स दिखाने के लिए, कॉर्पोरेट क्राइम्स, ये मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये दिखाना था कि मैं नोट्स कैसे बनाया करती थी, कि एक चीज है उसकी फिर ये डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट जगहों से मैंने डेफिनेशन लिखी होगी, साथ में कोट भी किया होगा ये राइटर के नाम के साथ। ये यहाँ पर राइटर का नाम लिखा हुआ, डिफरेंट जगहों से डेफिनेशन उठा के वो लिख ली, फिर उसके बाद उनके अंदर कंपोनेंट्स वगैरह क्या है वो लिख लिए, फिर टाइप्स लिख ली, और फिर साथ में टाइप्स जब लिखी तो साथ में उनके मैंने एग्जांपल वगैरह, ये जो रेड रेड में मैंने लिखा हुआ एग्जांपल्स लिखी हुई है, बाकी नाम मैं एक्सप्लेन करती थी खुद से। तो इस तरह करके मैं नोट्स बनाया करती थी। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाना था वो ये था कि पंजाबी में मैंने स्कोर कैसे किया, मैं कुछ नोट्स अपने दिखाऊंगी और फिर हम इस बात करते हैं। पंजाबी में मेरा स्कोर था 82। सो मैंने कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था, ये कुछ टॉपिक्स हैं।
जैसा कि शाह हुसैन वाला टॉपिक है, ये मैंने इसके कैसे नोट्स बनाए थे, मैं उसमें जरूर शेर ऐड कर लिया करती थी। बाकी नाफिजात क्या होता है मुझे कॉन्सेप्ट पता था, ये वादतुल वजूद का कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्या था, फनाफिल मुर्शद, फनाफिल्ला, ये सारी चीजें क्या थी, इनको मैं 2-3 लाइनों में खुद से लिख लिया करती थी, फिर मुझे पता है कि क्या है। तो बाकी ये शेर है, ये भूल जाते थे, ये मैं इनको लिख लिया मैंने नोट्स में, मैं याद कर लिया इनको और बार बार रिवाइज कर लिया, और फिर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके अंदर लिख लिया। तारुफ थोड़ा सा आपके एमसीक्यू के अंदर काम आ सकता है, जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है उसके अंदर जो चीजें इनमें से याद आ जाए आप ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने दिखाना था। और ये कुछ मैंने इकट्ठे करके कोटेशंस रखी हुई थी जितनी भी क्लासिकल पोएट्री थी उसके लिए। तो अब कुछ इंग्लिश में है, कुछ नीचे उनके साथ में नाम भी है कि किसने ये बात की। तो वो मैंने, अब मुझे पता है कि सुल्तान बाहू के बारे में इसने ये बात की, शाह हुसैन के बारे में इसने ये बात की, मैंने उनको ऐड कर दिया। अब जब भी मैं लिखती थी क्वेश्चन तो मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एटलीस्ट ये रेफरेंसेस दे सकती हूँ, वहां पर बाउंड नहीं हूँ मैं। बाकी में बेशक तो सेंटर में मुझे फिर वही लिखना है जो शाह हुसैन ने कहा। ये क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था और इस तरह से दिस वाज माय प्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से मेरे फिर मार्क्स आए 82। और ये तहकीको तनकीद, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं पंजाबी में, कहते हैं कि नहीं इसमें से तो क्वेश्चन नहीं आता। हालांकि इसमें से क्वेश्चन भी आता है और इसको प्रिपेयर करना भी आसान है। ओवरऑल जितना भी हमने पढ़ा होता है ना पंजाबी के अंदर, उस सारे का क्रक्स सही है एक्चुअली। तो ये हमें कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने किया था। और मैंने उस तरह के सारे जितने भी तहकीको तनकीद के टॉपिक्स हैं उन सारों के मैंने नोट्स बनाए हुए थे। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर पंजाबी। ये आप लोगों से शेयर की जाएगी और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको साथ में पंजाबी के नोट्स दिए जाएंगे, और मैं फिर कोई एक क्लास भी रखूंगी जिसपे मैं फिर उन नोट्स को एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि मैंने क्या कैसे क्यों किया हुआ। तो या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं एड्रेस कर दूंगी। कि उनके लिए जो क्रिमिनोलॉजी का सेशन ज्वाइन करते हैं अभी, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दैट्स टोटली फाइन, उनको भी बता दिया जाएगा, नो वरीज। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो यू मैं आस्क। पंजाबी भी वैसे कोई भी ऑप्ट कर सकता है, अगर ये क्वेश्चन हो कोई भी कर सकता है, किसी को भी लाइक इतना टाइम नहीं कंज्यूम करती है भी। कवरेबल सिलेबस है, आप उसको मैनेज कर सकते हो इजीली। और नोट्स अगर मिल जाते हैं मेरे, तो ये तो मेरे ऐसे नोट्स हैं कि मतलब काइंड ऑफ यूनिक है, मैंने खुद अपनी स्ट्रेटेजी से बनाए हुए हैं, कहीं से कॉपी कुछ भी नहीं किया हुआ। तो दैट्स व्हाई स्कोर 82। तो अगर इनको पढ़ के जाके आप अपनी वर्डिंग में लिखते हो तो शेर या पोइट्री या इस तरह कुछ जो डायलॉग्स हैं वो तो सही चेंज नहीं हो सकते, वो तो किसी के भी चेंज नहीं होंगे। हाँ, अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेंगे, प्रेजेंटेशन टेक्निक सीख लेंगे, यू मे स्कोर 80+ इन पंजाबी एज वेल। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम एंड करते हैं। सामिया, मेरा एक क्वेश्चन था। यस। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे जो लेंथ ऑफ क्वेश्चन थे वो जैसे मेरी स्पीड ठीक है, मतलब 8 to 9 पेजेस मेरे आराम से चले जाते हैं, 10 भी चले जाते हैं। तो उसमें मेरा ये होता है कि मैं नंबर ऑफ हेडिंग्स ज्यादा कर देती हूँ, पैराग्राफ 2 से 3 लाइंस लिख देती हूँ या 4 लाइंस लिख देती हूँ, और बीच में रेफरेंस को प्रोमिनेंट करके लिख देती हूँ, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ्स में नहीं लिखती। तो मेरा ये कंसर्न था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सब हेडिंग्स 10 दे रही हूँ, पेपर में 10 दे रही हूँ, और उनको मैं एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं कर रही, रेफरेंसेस दे रही हूँ और मेन मेन बात लिख रही हूँ, तो वो ठीक है या फिर मैं नंबर ऑफ हेडिंग्स कम करके एक्सप्लेन ज्यादा कर दूँ? बहुत है, टोटली फाइन। अगर आप रेफरेंस कोट कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं, और आप लिख भी रेलिवेंट रही हैं, रेलिवेंसी देखनी है और कोट जरूर करना है उसके अंदर, रेफरेंसेस जरूर कीजिए हाईलाइट करके, अगर आप लिख रही हैं अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ तो ठीक है। वैसे तो 7 से 8 रेफरेंस जो आर्ग्यूमेंट्स हैं मोर देन इनफ एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने इससे ज्यादा कभी भी नहीं लिखे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, बस मुझे यही कंसर्न था। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? पंजाबी के सोर्सेज डिफरेंट हैं, मार्केट में डिफरेंट बुक्स भी अवेलेबल हैं, बट मैंने कहाँ से किया, मैंने डिफरेंट बुक्स से भी कंसल्ट किया, किसी एक से नहीं किया। और इसके अलावा मैंने यूट्यूब से डिफरेंट लेक्चर्स लेने के बाद फिर मैंने उसको अपने नोट्स बनाए अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे समझ आ रही थी कि मुझे ये चीज याद रहेगी, मुझे ये चीज समझ आ रही है। सारी चीजें ना ही आप लिख सकते हो, ना ही अंडरस्टैंड कर सकते हो, और ना ही आपको बाद में याद रहती है। आपने वो करना होता है जो आपको याद रह जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो मैंने वो लिखी।
ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और ये सेशन जो है वो हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी का, साथ में पंजाबी भी होगी। ओके।